Hello everyone, welcome to today's session. We are going to learn about theory base of accounting, accounting standards and IFRS of class 11 in this session. Now see बच्चे, accounting is based on certain assumptions, certain principles, certain standards. We are going to learn these principles, these standards in today's session. To begin with, accounting aims at providing information about the financial performance of a firm to its various users such as owners, management, investors, creditors, etc. and help them in taking important decision. सबसे पहली बात आती है बेटा कि हम अकाउंट्स प्रिपेयर ही क्यों करते हैं? अकाउंट्स हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, फाइन। और वो कौन कौन होते हैं? ओनर होता है, मैनेजमेंट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो जब वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितने उसके एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हम प्रिपेयर करना सीखते हैं अकाउंटेंसी में. फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स यूजर्स, it is very important that such information is reliable, relevant, comparable and understandable. हमें चार चीजें देखनी होती हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने यूजर्स को अवेलेबल करानी है सो दैट दे कैन टेक डिसीजन, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, हम कंपैरिजन कर सके अपने फर्म का, अपने बिजनेस का पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ, या अपने बिजनेस का दूसरे बिजनेसेस के रिजल्ट्स के साथ, एंड अंडरस्टैंडेबल. सो दीज आर द फोर you can say objective which we want to achieve, that the accounting information should be meaningful to the users in the sense reliable होनी चाहिए, relevant होनी चाहिए, comparable होनी चाहिए और understandable होनी चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए this becomes possible only when information provided by the financial statement is based on consistent accounting principles, policies and practices. हमारी अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, कंपेरेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो. इसके लिए हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो उनको बनाते समय जो पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो एक जैसी हो, कंसिस्टेंट हो. अगर मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई और पॉलिसी या प्रिंसिपल फॉलो करके बनाए और कंपनी बी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कोई और पॉलिसी या प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाए, सो ऑब्वियसली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और बुक्स ऑफ अकाउंट से किसी और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेरेबल नहीं होंगे. तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो भी मैं अडॉप्ट कर रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, एक जैसी. Such consistency is required throughout the process of accounting, which requires developing a proper theory base of accounting. मुझे सिर्फ एक ही प्रोसेस या एक ही मेथड को बेटा कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करना. पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस is to be developed in such a way that the whole process is consistently followed by everyone. Fine. So this theory base of accounting consists of fundamental accounting assumptions, principles, concepts and guidelines which have been developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting. बेटा हमारा जो accountancy है ना, this is a man-made science.
ये प्योर साइंस नहीं है, ये मैन मेड साइंस है। इसके जितने प्रिंसिपल्स हैं या जो अजम्पशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने बुक्स ऑफ, जिनको फॉलो करके या जिनके बेसिस पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ये हम ही ने बनाई हैं. These are the assumptions, principles, concepts, and guidelines. They are being framed by us only. So, and see, in India, the Institute of Chartered Accountant of India, fine, this is the organization, this is a regulatory body which prepares such accounting standards. So, ICI, which is a regulatory body for standardization of accounting policies in the country, has also issued accounting standards. और बेसिकली ये जितने भी अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या गाइडलाइन हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि सारे बिजनेसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेम प्रोसीजर, सेम रूल्स फॉलो करके बनाएं, सो दैट दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, उनके ऊपर रिलाई किया जा सके, एंड रेलिवेंट. फाइन. सो the next term is GAAP, that is generally accepted accounting principle. कई बार 1 mark question भी आ जाता है, write the full form of GAAP. It is generally accepted accounting principles. In order to maintain uniformity and consistency in the process of accounting, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. Same reason कि कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में जो रूल्स और प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं उनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. These rules are called by different names such as principles, assumptions, concepts, conventions, postulates and modifying principles. लेकिन इन सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक जनरल गाइडलाइन, रूल या प्रिंसिपल देना जिसको फॉलो करके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑथेंटिकेट बने, कंपेरेबल बने, रिलायबल बने, रेलिवेंट बने, यूजफुल बने टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, लाइक योर ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, वर्कर्स, गवर्नमेंट, एटसेट्रा. So, meaning and nature of accounting principles. Accounting principles refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. Same वही बात है, just एक recapitulate है कि accounting principles वो rules और guidelines हैं जो कि हम adopt करते हैं for preparing, for recording and reporting our business transactions, our business financial transaction, ताकि जब हम अपने books of accounts prepare करें, present करें, like your profit and loss account और balance sheet, तो वो uniform हो. The accounting principles have evolved over a long period of time on the basis of past experiences, usage or custom by individuals and professional bodies, and regulation by government agencies, and have general acceptability among most accounting professionals. बेटा अभी बताया था कि अकाउंटिंग हमारा मैन मेड डिसिप्लिन है, ये प्योर साइंस की तरह नहीं है. इनके जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये हम ही ने खुद बनाए हैं. अब वो प्रिंसिपल्स कैसे बनाए, हमारे जितने भी अकाउंटेंट हैं या जो बिजनेसेस हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के से हमने सीखा. यूसेज custom by individuals and professional bodies like ICAI in India, government agencies, regulations by government agencies, and what is most acceptable practice among all the professionals and individuals that we have accepted, कि हम इसको, इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे. Now, classification of accounting principles. देखिए बेटा, accounting principles are classified into two categories. एक होते हैं हमारे accounting concepts और एक होते हैं हमारे accounting conventions. Accounting concepts जो हैं, these are necessary assumptions, conditions और postulates upon which the accounting is based. ये कुछ एक ऐसे concepts हैं या ऐसी assumptions हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी accounting base है. जैसे हमने बात करी थी going concern.
गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्योंकि जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे वी विल डेफिनेटली गोइंग टू अज्यूम दैट बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, दीज आर द कस्टम्स और ट्रेडिशंस गाइडिंग द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगी, क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, दीज आर बीइंग डिफाइंड बाय अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नाउ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस, तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन होती है हमारी। एक होती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन which we have discussed when we were discussing that chapter basic accounting terms, because on this assumption many terms were based. Then second assumption is consistency assumption, third is accrual assumption. Fine. Let's take up the first assumption, that is the meaning of going concern assumption. Going concern assumption says that it is assumed that business shall continue for an indefinite period of time and there is neither any intention nor any necessity to close down the business और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। यानी कि जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है हम ये फोर्सी करते हैं कि हमारा बिजनेस तो कंटिन्यूली फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम डिफाइंड नहीं है, इट कुड बी 20, 30, 40, 100, 200 ईयर्स, और एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपना बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन को कम करेंगे, हम तो इसको हमेशा बढ़ाएंगे ही या हम इसको नियर फ्यूचर में बंद कर देंगे। फाइन, सो दिस assumption is very important assumption and it is also known as continuity assumption. The going concern assumption is also known as continuity assumption. Now the implication of going concern assumption is that it facilitates the distinction between current and non-current assets, long-term and short-term liability, capital and revenue expenditure. I'll just take one example. देखिए बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम इनकर करते हैं फॉर परचेजिंग दी एसेट, whereas revenue expenditure is an expenditure which is being incurred for रनिंग अवर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने एसेट परचेज किया लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब बेटा अगर मैं ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं मान के चलती, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है मेरा बिजनेस तो अगले 11 मंथ्स में क्लोज डाउन हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं मान रही, इसका ऑपोजिट क्या होगा? गोइंग कंसर्न का ऑपोजिट क्या हो गया? गोइंग कंसर्न कह रहा है कि इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं अगले 11 महीने में ये बंद हो जाएगा। अगर 11 महीने में बंद हो जाएगा बेटा, तो हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि 11 मंथ के अंदर अंदर जो भी खर्चे हुए होंगे वो तो सारे के सारे एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे। फाइन, तो कोई डिस्टिंक्शन रहेगा ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दैट इज व्हाई दिस गोइंग कंसर्न assumption is an important assumption to be followed while preparing the books of accounts. It is also because of this assumption that outside parties enter into long-term contract with the enterprise, like giving loans, purchase of debentures and shares of the enterprise. अब आप देखिए, अगर मेरा बिजनेस अगेन नियर फ्यूचर में बंद ही होने वाला है, तो क्या कोई बैंक मुझे 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए लोन देगा? कोई भी नहीं देगा, है ना। मैं ये मान के चलती हूँ दैट यस माय बिजनेस इज हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, फाइन, एंड एवरी वन ऑफ अस assumes the same. That is why we are able to get the loan sanctioned also for a long term period of time. The next assumption is consistency assumption. The meaning of consistency assumption is, according to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. यानी कि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो मेथड, जो प्रिंसिपल, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली हैं, मैं वो ही फॉलो करती रहती हूँ ईयर आफ्टर ईयर। रीजन कि अगर मैं उसको चेंज कर दूंगी तो मैं एक ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैसे कंपेयर करूंगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी
इन द फर्स्ट ईयर, ये जो आपको नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, फीफो, फाइन, फीफो इज अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टॉक को हम कैसे, स्टॉक की वैल्यू कैसे लगाते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस मेथड इज बीइंग फॉलोड। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये एक मेथड है जिसको हम यूज करके जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, लीफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर बेटा मैं अपना मेथड फर्स्ट ईयर में फीफो रखती हूँ, सेकेंड ईयर में लीफो पर आ जाती हूँ, थर्ड ईयर में फिर से फीफो पर आ जाती हूँ, तो मैं फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेकेंड ईयर से कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मैंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है। बट इफ आई एम गोइंग टू अडॉप्ट द सेम मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर, तो मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली कंपेयर कर सकती हूँ। सो कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस and helps in achieving results that are comparable. तो कंसिस्टेंसी से एक पर्सनल बायस, जो पार्शियलिटी है, एक तो वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमने कह दिया कि हम एक ही प्रिंसिपल, एक ही रूल, एक ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और जब हम एक ही मेथड अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो द रिजल्ट्स ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इजीली कंपेरेबल. Now the implications of consistency assumption, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी बात कर ली है कि दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। हम एक ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट को दूसरे ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने ही बिजनेस के, जिसको हम कहते हैं बेटा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन, लेकिन डिफरेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एंड विद अदर फर्म्स, अदर फर्म्स को हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजंस। इंटर फर्म का मतलब बिजनेस ए के फाइनेंशियल रिजल्ट का कंपैरिजन बिजनेस बी के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। लेट्स से अकाउंटिंग ईयर इज 2019-20। इसमें टाइम पीरियड सेम होता है लेकिन बिजनेस डिफरेंट होते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन में। इंट्रा फर्म कंपैरिजन में टाइम पीरियड डिफरेंट है लेकिन सेम बिजनेस फर्म का कंपैरिजन होता है। This concept becomes particularly more important when two or more methods or alternative accounting practices are available and each are equally acceptable. मतलब इस पॉइंट का ये मतलब है बेटा कि अगर देर आर 2-3 अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेस में चलती हैं, है ना, और सारी इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, तो जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही हूँ तो मैं कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर एक ही रूल या एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती रहूंगी. I hope the meaning and implication of consistency assumption is clear to all of you. But this concept does not mean that method or a practice once adopted cannot be changed. Consistency assumption का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने, ठीक है, हम कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर उस मेथड को जो हमने अडॉप्ट किया है उसको यूज करते रहेंगे ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते चलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते. यस, आफ्टर फ्यू इयर्स अगर हम चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. द मेथड और प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड. कब चेंज कर सकते हैं? इफ द लॉ or accounting standards require it, or if the change will result in more meaningful presentation. दो सिचुएशन होती है, हम चेंज कर सकते हैं, या तो लॉ चेंज हो जाए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अभी आपको बताया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते हैं, वो कह दें कि नहीं, इस मेथड को या इस प्रैक्टिस को, इस प्रिंसिपल को चेंज करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. या हम ये कन्विंस कर लें कि अगर हम ये मेथड चेंज करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर वे में बनते हैं, बेटर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वी आर बीइंग अलाउड टू चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और मेथड.
लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि एक साल में एक चेंज कर दिया, दूसरे साल में फिर दोबारा चेंज कर लिया, तीसरे साल में फिर दोबारा चेंज कर लिया, नहीं। जो चेंज हमने अडॉप्ट किया है, अगेन वी शुड अप्लाई दैट चेंज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। और चेंज को अडॉप्ट करने के लिए वी शुड हैव सम रेलिवेंट बैकग्राउंड, बेस होना चाहिए। यहाँ लॉ में चेंज हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ, then we are allowed to make the change in the practices or methods adopted. However, the nature and effect of the change of method and justification for the change must be clearly disclosed. अच्छा, जब हम चेंज करते हैं ना बेटा, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसके नीचे हम जरूर, बैलेंस शीट के नीचे जरूर लिख देते हैं कि हमने ये मेथड पिछले साल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए मेथड 1 वाज यूज्ड, अब हम मेथड 2 यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द change we have adopted while preparing the financial statements. We should clearly disclose it in our books of accounts. Next assumption, very important assumption, जिसके ऊपर हमारी पूरी accountancy based है, is the accrual assumption. According to accrual assumption, revenue and expenses are recorded in a period in which they become due rather when they are received or paid. According to this assumption, a transaction is recorded in the books when it is entered into and not when the settlement takes place. मतलब जब हमारी transaction हो रही है of sale or expenses incurred, then we are going to record it no matter whether we have received cash or paid cash or not. This is what revenue is recognized when it is realized. That is when the sale is complete. That is when can we say that the sale is complete? When goods and services are rendered or delivered. It is immaterial whether the cash is received or not. जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर दिया कस्टमर को, तो हम ये मानेंगे हमारी सेल कंप्लीट हो गई है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, यानी कि रेवेन्यू उस टाइम पीरियड में हमने अर्न कर लिया है. On the other hand, expenses are recognized as incurred in the accounting period in which the services of a factor has been taken. Expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized. That is when goods and services are purchased, whether paid in cash or not. We have already discussed this concept in basic accounting terms chapter in our 5th session of that chapter and 6th session of that chapter. If you want to go into the detail of it, you can refer to the 5th and 6th session of basic accounting terms. To proceed further, let's understand the implication of your accrual assumption. See, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, irrespective of the fact whether cash is received or not. Let's understand this. For example, if a firm has sold goods on 27th of June 2015 on 2-month credit, मतलब गुड सेल किए 27 जून 2015 को और 2 मंथ क्रेडिट पीरियड दे दिया कि आप डेटर को कह दिया कि आप 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देना, then sale must be recorded on 27th June itself. 27 जून 2015 को हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑल्दो डेटर हमें पेमेंट 2 मंथ्स के बाद देगा, दैट इज इन द मंथ ऑफ अगस्त. Similarly, expenses are recorded in the period in which they have become due rather than in a period in which they are paid. To arrive at the correct profit and loss during an accounting year, all expenses and income be recorded on accrual basis, not on cash basis. हम अपने books of accounts जो बनाते हैं बेटा, we follow books of accounts. For preparation of books of account, we follow accrual basis system of accounting. To quote one more example,
MSRSM and Company purchases computer on 1st January 2013. ठीक है, कंपनी ने कंप्यूटर परचेज किया है ऑन 1st January 2013, अमाउंटेड टू ₹5 lakh टू बी पेड ऑन 15th April 2013. हमने कंप्यूटर परचेज किया है, बिजनेस ने, RSM एंड कंपनी ने परचेज हुई है क्रेडिट बेसिस पर ऑन 1st January 2013, और पेमेंट, और जब हमने परचेज किया है तो पेमेंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड ऑन 15th of, or you can say the party who is making a purchase of computer is going to make the payment to the creditor on 15th of April 2013. Since the assets have been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount on 1st January 2013, it must be recording the transaction in the books of accounts on 1st January 2013 itself. यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जब कंप्यूटर जिस डेट को खरीदा गया RSM कंपनी से, उसी दिन आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, उसी दिन आपकी परचेज ऑफ एन एसेट आपके बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, नो मैटर पेमेंट आपकी 15th April 2013 को हो रही है. I hope that this example is clear to all of you for understanding the concept of accrual basis of accounting. To take another example, let us say that MSRS and Company makes a sale of goods to MSV and Company on 27th February 2013. अब क्रेडिट सेल हुई है गुड्स की, लेट्स से कंप्यूटर, ऑन 27th February 2013 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months, यानी कि पेमेंट जो है वो 2 months के बाद रिसीव होगी, यानी कि RSN कंपनी को पेमेंट फ्रॉम VSN कंपनी, दैट इज द डेटर फॉर द कंपनी, वो रिसीव होगी ऑन 27th of April 2013. So the transaction is recorded as revenue earned on the date of sale itself, that is on 27th of February 2013, although the amount has not been received on that date. Whereas MSVSN company should also record the purchase in its books of account on 27th February because goods have been purchased, although the amount has not been paid. I hope by these various examples, the accrual basis system of accounting or the accrual assumption is clear to all of you. Hope all of you have enjoyed the session and all the terms, all the assumptions which we have discussed today is clear. If you have any query, you can drop your questions on the WhatsApp number given at the end of this slide. That's all for today from my side. Thank you all. Thank you very much.